हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिज़िक्स कंपटीशन एंड प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के छठे सेट को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। 5 kV पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस एक्सरे ट्यूब एंड द ट्यूब करंट इज़ 3.2 मिली एम्पियर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटिंग पर सेकेंड ऑन द टारगेट इज़। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है कोई एक एक्सरे ट्यूब है जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 किलो वोल्ट, और जो ट्यूब का जो करंट है वो है 3.2 मिली एम्पियर, यानी इसको हम लोग एम्पियर में चेंज कर लेंगे। हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंटिंग पर सेकंड ऑन द टारगेट। तो हम लोग फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं I इक्वल्स टू होता है Q/T। जब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें, मतलब हमारे पास जब बहुत सारा नंबर्स आता है तो हम लोग यहाँ पर NQ/T यूज़ करते हैं। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, दैट मीन्स N/T। अगर हम लोग Q को दूसरे साइड में अगर ले आते हैं तो ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाई Q इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। बेसिकली हमें यही फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। N/T नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम और पर सेकेंड इज इक्वल्स टू I अपॉन Q। द वैल्यू ऑफ I इज़ 3.2 मिली एम्पियर। तो हम लोग इसको एम्पियर में चेंज कर लेंगे। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर डिवाइडेड बाई Q। द वैल्यू ऑफ Q, द चार्ज इज़ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। नाउ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.6 से 3.2 टाइम्स, और 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो +19 हो जाएगा, और 19 - 3 विल बिकम 16। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 16। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल आर रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे पास 3 है। एक है सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड और फिर फेस सेंटर्ड। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। हमारे पास 3 शेप्स हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड जिसको हम लोग BCC बोलते हैं, और तीसरा है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इन तीनों में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं जो सिंपल क्यूबिक है, हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 कॉर्नर्स है, हर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट ऑफ द एटम है। तो यानी अगर सारे कॉर्नर्स को अगर जोड़ देते हैं, 8 कॉर्नर्स को मिला देते हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल कर आएंगे वो आएंगे 1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में एक पूरा एटम है, पूरा होल एटम है, 1 इन द सेंटर, और कॉर्नर्स में 1/8 पार्ट है। यानी अगर 8 कॉर्नर्स है, अगर 8 कॉर्नर्स को के 1/8 पार्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 + 8 इंटू 1/8 अगर ये कर देते हैं तो ये आ जाएगा टोटल 2। ये भी, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फेस सेंटर्ड, यानी हमारे पास जितने भी फेस होते हैं एक क्यूब में, ठीक है, यानी 6 फेसेस होते हैं और हर एक पे आधा एटम है, हाफ एटम प्लेस्ड है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस, और इसमें से आ जाएगा कॉर्नर से आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इससे हमें मिल जाएगा 3 और इसे मिल जाएगा 1, यानी टोटल 4। तो हमारे पास जितने निकल कर आते हैं वो हो जाएगा 1, 2 और 4। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1, 2 एंड 4। द प्रेशर ऑफ गैस इन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज। तो इस क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ द गैस पूछा है किसमें, ऑसिलोस्कोप के अंदर में, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। जब जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है इसके अंदर में जो प्रेशर होता है वो होता है 10 टू द पावर -5 Nm ऑफ Hg। अगर इसको हम लोग टॉर में चेंज करते हैं तो ये टॉर में हो जाता है 10 टू द पावर -6 टॉर्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स। जो प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर होता है
वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस लेंथ ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, टू द बेस लेंथ। हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा मैच कर रहा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इन्वर्सली तो नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। डज नॉट डिपेंड ऑन द, ये भी नहीं होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 2 amperes current is flowing in a coil of 100 turns, radius 5 into 10 to the power minus 2 meters. Magnetic field at the center of the coil is, तो हमारे पास गिवन है 2 एम्पियर का करंट है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, रेडियस गिवन है, हमें एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फॉर द सेंटर ऑफ द कॉइल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर रेडियस। तो हमारे पास म्यू नॉट का वैल्यू हमें पता होता है, एन का वैल्यू यहाँ पे 100 टन्स दिया हुआ है, ये एन हो गया। रेडियस हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर्स, बस हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्न्स इज 100। आई का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर्स डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आर, दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे, पाई की जगह पे हम लोग 3.14 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। Positions of two particles of masses 100 gram and 300 gram are 2i plus 5j plus 13k centimeter and minus 6i plus 4j minus 2k centimeter respectively. Position of center of masses, तो हम लोगों को इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। पोजीशन हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास जो गिवन है वो है मासेस। तो पहला है m1 100 ग्राम और m2 300 ग्राम, r1 गिवन है और r2 गिवन है। तो बस सिंपल यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला को पुट करना है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COM, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये हो जाता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस। डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास जो m1 है वो है 100 ग्राम, 100 मल्टीप्लाई बाई r1 है 2i प्लस 5j प्लस 13k प्लस m2 है हमारा 300 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6i प्लस 4j माइनस 2k सेंटीमीटर्स होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस इज 100 प्लस 300 इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी पहला वाला हो जाएगा 200i प्लस 500j प्लस 1300k। उसको नेक्स्ट पर आएंगे, ये हो जाएगा 300 इंटू माइनस 6i इज माइनस 1800i प्लस 3 4 1200j और माइनस 23 600k होल डिवाइडेड बाय 400। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 200i और माइनस 1800i विल बिकम 1600। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको इक्वल टू, तो CM हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 200i minus 1800i will become minus 1600i, फिर यहाँ पे हो जाएगा 500j और 1200j।
5 + 12 = 17, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1700J, और लास्ट में हमारे पास बच जाता है K, जो कि 1300 - 600, ये हो जाएगा 700 + 700K होल डिवाइडेड बाई 400 ग्राम्स। इसमें से हम लोग 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 16I + 17J + 7K डिवाइड बाई 4। इसको हम लोग जब मैच करते हैं अपने ऑप्शंस के साथ, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स इज मिरर न्यूक्लियाई। तो हमें इस क्वेश्चन में मिरर न्यूक्लियाई फाइंड करना है जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है उसमें। तो मिरर न्यूक्लियाई का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले वाले में देखते हैं, इसमें हमारे पास है N15 और 7 और N8 15, यानी ये जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर में मास नंबर होता है। तो जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो N7 है, N7 15 है, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उसमें 7 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 7 + 8 15 होता है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8 है। इस वाले में N8 में इसमें हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स वो 8 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स वो हो जाएंगे 7, यानी यहाँ पर इंटरचेंज दिख रहा है। पहले वाले में इंटरचेंज दिख रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं हम लोग O के केस में देखते हैं, तो O8 के केस में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो 8 है और O8 के केस में भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 8 ही है सेकेंड वाले में। अब इसके वाले में हम लोग जब देखते हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 16 - 8 = 8, और इस O8 17 के केस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 17 - 8 दैट इज़ 9। यहाँ पे इंटरचेंज नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बराबर हो गया है और इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाइज। यहाँ पर ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, और हम लोग सी और डी को भी करके देखेंगे तो इन दोनों में नहीं आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिरर न्यूक्लियाई का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज़ मैक्सिमम फॉर। तो इसमें हम लोग को रिजॉल्विंग पावर फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं जो रिजॉल्विंग पावर होता है किसी भी टेलीस्कोप का, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का जो फार्मूला होता है वो होता है रिजॉल्विंग पावर = 2n sin α डिवाइडेड बाय लैम्डा। और अगर इसको हम लोग सिर्फ लैम्डा के टर्म में देखें तो RP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, यानी अगर लैम्डा छोटा है, स्मॉलर द लैम्डा द बिगर विल बी द रिजॉल्विंग पावर। तो हम लोग देखते हैं इसमें से किसका वेव लेंथ सबसे छोटा है। तो अगर हम लोग विबज्योर की तरफ जाते हैं, GYOR, इसमें जो वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ नीचे की तरफ इंक्रीज़ करता है। लैम्डा इंक्रीजेस कहाँ से कहाँ, वॉयलेट से लेकर रेड तक वो इंक्रीज़ करता है, यानी वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा और रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। तो जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा उसका रिजॉल्विंग पावर सबसे बड़ा होगा। तो रेड लाइट सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद येलो आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर उसके बाद ब्लू लाइट आता है। तो इन चारों में ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, दैट्स वाई उसका जो रिजॉल्विंग पावर होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ब्लू विल बी द मैक्सिमम। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द अपर लिमिट ऑफ वेवलेंथ इन फंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज। तुम लोग जानते हैं जो फंड सीरीज़ होता है उसके लिए जो शॉर्टर वेवलेंथ होता है और लॉन्गर वेवलेंथ, तो इसमें हम लोग जब लॉन्गर वेवलेंथ के लिए फाइंड करते हैं तो हमें अपर लिमिट फाइंड हो जाता है। तो लॉन्गर वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हमारा जो इसका N1 होता है, N1 वो हो जाता है 5 और N2
हम लोग ले लेते हैं 6 इमीडिएट वाला, ताकि हमें लॉन्गर वेवलेंथ मिल सके। उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे राइडबर्ग कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, राइडबर्ग कांस्टेंट 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और साथ में 1/n1 दैट मीन्स 1/5 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 25 माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36 ये हो जाएगा 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 36 माइनस 25 इज़ 9, 36 माइनस 25 इज़ 11, 11 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 36। अब इसको जब हम लोग लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे, ये 1/λ आ रहा था। सो जब इसको लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू, अब ये डिवाइड में चला जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.097 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 36 डिवाइड बाई 11 ये निकल कर आ जाएगा 8.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर्स। अब इस 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा 8.12 माइक्रोमीटर्स। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी 8.12 माइक्रोमीटर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। जो कंजर्वेटिव जब हम लोग बोलते हैं तो वो होता है पाथ इंडिपेंडेंट। और जो नॉन कंजर्वेटिव होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव इज पाथ डिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड करता है। यानी अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता हम किस पाथ को चूज़ कर रहे हैं। द वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में इस पाथ से फ़र्क पड़ता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो चार्जेस के बीच में आता है। तो जब दो चार्जेस हो तो वो किस पाथ से उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम, हम लोग किसी भी चीज़ पे देखें, हम लोग किसी भी हाइट पे किसी भी डायरेक्शन पे लेके जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कितने हाइट पर है, बस इससे फ़र्क पड़ता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस और विस्कस फोर्सेस, ये जो विस्कस फोर्सेस है ये पाथ डिपेंडेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथ में इंटर एटॉमिक फोर्सेस यानी दो एटम्स के बीच का जो फोर्स होता है वो भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ विस्कस फोर्स ही है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। A satellite is revolving near around the Earth in a circular orbit and has kinetic energy Ek. The extra energy required by the satellite to escape out of the Earth is. तो हम इसमें फाइंड करने की एक्स्ट्रा एनर्जी कितना लगे कि सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। सबसे पहले हमारे पास जो Ek का जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ या फिर काइनेटिक एनर्जी सिंपली, सो द काइनेटिक एनर्जी Ek इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 G_me मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई r रेडियस ऑफ द अर्थ, ये होता है Ek। और हमारा जो एस्केप वेलोसिटी होता है G_m by r, ये एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, एस्केप एनर्जी के लिए। दिस इज़ एस्केप एनर्जी। तो हम लोग जो जब एक्स्ट्रा एनर्जी फाइंड करते हैं
एक्स्ट्रा एनर्जी वो हो जाता है एस्केप एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। हमारा एस्केप एनर्जी है GME into m divided by radius of earth minus half of GME m by radius of earth। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 GME m डिवाइड बाई RE, और ये एक्सप्रेशन EK के बराबर दिख रहा है तो ये हो जाएगा EK के इक्वल। सो द एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी इक्वल टू द EK, ऑप्शन नंबर D। The ratio of orbital velocities of an electron in first and second orbit of hydrogen atom is। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम में हम लोग को इसका रेशियो फाइंड करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटीज़। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। V इक्वल्स टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 E0 n इंटू एच। तो हमें यहाँ पे मतलब है सिर्फ इसके ऑर्बिट से, जो ऑर्बिट को यहाँ पे डिफाइन करता है वो है n। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। जब यहाँ पे हमारा ऑर्बिट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा n2/n1। n2 दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट और n1 इज़ फर्स्ट ऑर्बिट। सिंपली यहाँ पे v1 इज़ टू v2 विल बी इक्वल्स टू 2 इज़ टू 1। ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन। The EMF and current of an AC circuit are V equal to 100 sin 100t volt and I equals to 100 sin 100t plus pi by 3 milliampere. The power dissipated in the circuit is। तो इसमें हम लोग को क्या क्या गिवन है, यहाँ पर वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है विथ सम फेज डिफरेंस पाई बाई 3। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास V0 का वैल्यू है, यहाँ पे I0 का वैल्यू है। तो हमारे पास जो V0 गिवन है वो है 100 वोल्ट, I0 इज़ 100 एम्पियर। अब मिली एम्पियर में है तो हम लोग इसको मिली एम्पियर में ले लेंगे, ये हो जाएगा मिली एम्पियर। और साथ में हमारे पास यहाँ पे गिवन है फेज डिफरेंस फाई जो कि पाई बाई 3। हम लोग पावर के लिए फॉर्मूला देख लेंगे। तो जो पावर होता है वो होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। तो VRMS होता है V0/√2, IRMS होता है I0/√2 इंटू कॉस फाई। हमारे पास जो कॉस फाई है पाई बाई 3, द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3। V0 का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई 100/√2, और यहाँ पे 100 के साथ जब ये मिली एम्पियर, इसको पहले हम लोग एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ और साथ में cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, ऊपर 100। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा ये 2.5 वाट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 2.5 वाट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस किए आप उसे फिर से प्रैक्टिस करें, और भी इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें। और भी प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।